दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संगीतकार मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें हिंदी फिल्म जगत का तानसेन कहा गया। रफ़ी साहब सही मायनों में एक संपूर्ण गायक थे। उनके तर्कस में न जाने कितने तीर थे, जैसे शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, दुखी गाने, खुशी वाले, देशभक्ति, डिस्को, भजन, कव्वाली, नातिया कलाम, क्या क्या तीर नहीं थे उनके पास। रफ़ी साहब ने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी 2 गाने गाए थे। 60 के दशक में वो जब मॉरिशस गए थे तो वहाँ उन्होंने क्रियोल में भी एक गाना गाया था। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो रफ़ी साहब ने भारत में ही रहने का फैसला किया। रफ़ी साहब को बम्बई में सबसे पहले ब्रेक दिया था संगीतकार नौशाद ने। 70 के दशक में नौशाद ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था, मैंने बड़े से बड़े गायक को सुरों से हटते हुए देखा है। एक तन्हा मोहम्मद रफ़ी हैं जिनको कभी सुरों से हटते हुए नहीं देखा। इन दोनों ने कुल 41 फिल्मों में एक साथ काम किया था। एक बार एक दूसरे रेडियो इंटरव्यू में नौशाद से पूछा गया था, अगर आपको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी संगीत रचना करनी हो तो आप क्या करेंगे? नौशाद का जवाब था, रफ़ी साहब और मैं हमेशा एक हुआ करते थे। उनके जाने के बाद मैं सिर्फ 50% बचा रह गया हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो रफ़ी साहब को इस दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए दोबारा भेज दें, ताकि मैं अपनी बेहतरीन संगीत रचना रच सकूं। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, जब भारत विभाजन के सदमे से उबर ही रहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी को हुस्न राम भगत राम ने संगीत में डाला था और इसको आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। इस गीत को सुनने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खास तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। गीत सुनकर नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। भारत की आज़ादी की पहली वर्षगांठ पर नेहरू ने रफ़ी साहब को चांदी का एक मेडल भेंट किया था। सिर्फ 24 साल के मोहम्मद रफ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। उस गीत को पूरे भारत में बहुत पसंद किया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। नौशाद के अलावा मोहम्मद रफ़ी के सबसे करीबी संगीतकार थे ओपी नैयर। नैयर साहब समय के बहुत पाबंद थे। वो 9:10 पर अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया करते थे। उसके बाद फिर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। आकाशवाणी के पूर्व अनाउंसर किशन शर्मा अक्सर रफ़ी साहब के साथ लाइव संगीत समारोह में जाया करते थे। किशन शर्मा याद करते हैं, रफ़ी साहब भी समय के बहुत पाबंद थे। एक बार उन्हें आने में 1 घंटे की देरी हो गई थी। आते ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गया था। नैयर साहब ने गुस्से में आकर जवाब दिया, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओपी नैयर के लिए नहीं। आज से ओपी नैयर के पास रफ़ी के लिए समय नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई और अकाउंटेंट से कहा गया कि वो रफ़ी साहब का हिसाब कर दें। इसके बाद एक पत्रकार ने पूरे मामले को तूल देने के इरादे से मोहम्मद रफ़ी से कहा, नैयर आपके साथ इतनी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? रफ़ी ने आराम से जवाब दिया, मैं गलत था, नैयर साहब सही थे। 3 साल बाद रफ़ी नैयर के घर आए। नैयर से अपने सबसे पसंदीदा गायक से कहा, रफ़ी यहाँ आकर तुमने सिद्ध किया है कि तुम ओपी से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने ऐम पर काबू पा लिया जो मैं नहीं कर सका। मोहम्मद रफ़ी और एस.डी. बर्मन की जुगलबंदी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने एस.डी. बर्मन के लिए भी काफी लोकप्रिय गीत गाए। बस 1958 में काला पानी फिल्म के लिए गाया उनके गीत हम बेखुदी में, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। राजू भारतन अपनी किताब में लिखते हैं, हम बेखुदी में की धुन बर्मन दादा ने मुसलमानों के एक धार्मिक गीत आलाए रसूल जो मुसलमान हो गए की धुन पर बनाई गई थी। ये धुन मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली अजान से बहुत कुछ मिलती थी। उन्होंने पहले इसका बंगाली अनुवाद कर अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर कलकत्ता में सुनने वालों के बीच आजमाया। फिर मजरू सुल्तानपुरी ने इसके आधार पर एक गीत लिखा जिसके बोल थे, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। वर्ष 1971 में गेवलर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए गाने मेरा मन तेरा प्यासा के बारे में भी एक किस्सा मशहूर है। राजू भारतन लिखते हैं, जब रफ़ी साहब इस गाने की फाइनल रिहर्सल के लिए एस.डी. बर्मन के घर पहुंचे तो बर्मन ने उनसे कहा, आप हर गाने के लिए कितनी तैयारी करके आते हैं? इस पर रफ़ी साहब ने कहा
कि आप मेरी कार में बैठिए, हम महालक्ष्मी लैब में जाकर इस गाने को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन वर्मन ने कहा, मैं आपकी कार में नहीं, आप मेरे कार में स्टूडियो में जाएंगे। इसका कारण बाद में पता चला कि वर्मन नहीं चाहते थे कि वो रफी को उनके ड्राइवर के सामने गाने में से संबंधित कोई हिदायत दे। फेमस स्टूडियो जाने के दौरान रफी ने वर्मन की कार में इतना अच्छा रिहर्सल किया कि उन्होंने पहले ही टेक में मेरा मन तेरा प्यासा गीत को ओके कह दिया। लता मंगेशकर से लड़ाई और फिर सुलह। रफी साहब लता मंगेशकर को अपनी बहन की तरह मानते थे। एक बार एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था, उन्होंने एक बार किसी को मुझे उर्दू सिखाने के लिए भेजा था, उनकी वजह से ही मैं उर्दू बोलना सीख पाई हूँ। 60 के दशक में रॉयल्टी के मुद्दे पर रफी और लता मंगेशकर में मतभेद पैदा हो गए और दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया। सचिन देव वर्मा की कोशिशों से इन दोनों के बीच सुलह हुई। नरगिस ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। सुजाता देव अपनी बुक में लिखती है, 1967 में बम्बई के स्वर्णमुखानंद हॉल में सचिन देव वर्मा नाइट का आयोजन किया गया था। इस समारोह में सभी गायकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें लता, आशा, मुकेश, रफी और मन्ना डे को अपने अपने सोलो गीत गाने थे। समारोह की एंकरिंग नरगिस और मदन मोहन कर रहे थे। इन दोनों ने अचानक अनाउंस किया, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तभी मंच के एक ओर से रफी साहब और दूसरी तरफ से लता मंगेशकर ने प्रवेश किया। उसके बाद तालियों का जो शोर हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच 4 सालों का मौन उस दिन ज्वेल थीम के गाने दिल पुकारे आ रे से टूट गया। बाद में लता ने एक इंटरव्यू में कहा, रफी साहब कमाल के गायक थे, मुझे उनके गाए गीतों में हम दोनों, तेरे घर के सामने और गाइड के गीत बहुत पसंद है। रविंद्र जैन ने उनके बारे में एक बार कहा था, मोहम्मद रफी साहब भारतीय फिल्म जगत के तानसेन हैं। मोहम्मद रफी भारत में ही नहीं, शायद विश्व में अकेले गायक थे जिन्होंने एक दूसरे प्लेबैक सिंगर को अपने स्वर दिए थे। 2 फिल्मों रागनी और शरारत में उन्होंने किशोर कुमार के लिए गाने गाए थे। गीतकार सुधाकर शर्मा, जिन्होंने किशोर कुमार के साथ काम किया है, वो बताते हैं 70 के दशक में किशोर कुमार आमतौर से एक दिन में 2 या 3 रिकॉर्डिंग किया करते थे, लेकिन जिस दिन उन्हें रफी के साथ गाना गाना होता था तो वो पूरा दिन वहाँ रहा करते थे। उनको पता था कि रफी साहब परफेक्ट हैं और उन्हें अंतिम रिकॉर्डिंग से पहले घंटों अभ्यास करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर एक के बाद एक चुटकुले सुनाते रहा करते थे, जबकि रफी मुस्कुराकर उनका आनंद लिया करते थे। किशोर कुमार ने 1982 में एक फिल्म चलती का नाम जिंदगी बनाई थी। इस फिल्म में एक कव्वाली थी जिसे गाने के लिए किशोर कुमार ने मोहम्मद रफी को आमंत्रित किया था। मशहूर गायक शैलेंद्र सिंह याद करते हैं, एक शो के दौरान जिसमें रफी और किशोर दोनों भाग ले रहे थे, किसी फैन ने किशोर कुमार से ऑटोग्राफ देने का अनुरोध किया। किशोर ने रफी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मेरे से क्यों ऑटोग्राफ ले रहे हो बंधु, संगीत तो उधर है। उन शो के दौरान किशोर रफी के कुछ गाने गाते थे और बहुत आदर पूर्वक कहते थे, मेरे पास रफी साहब जैसी आवाज तो नहीं है, पर फिर भी मैं उनके लिए गाने पेश कर रहा हूँ। अंग्रेजी में ऑटोग्राफ देना नहीं आता था। बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफी साहब को ऑटोग्राफ साइन करना नहीं आता था। महेंद्र कुमार के बेटे रूहान कपूर याद करते हैं, एक बार रफी साहब और मेरे पिता ऑल इंडिया रेडियो से लौट रहे थे। कुछ लोगों ने रफी साहब को पहचान लिया और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। उन्होंने मेरे पिता से पंजाबी में पूछा, की मांग रहे ने? मेरे पिता ने जवाब दिया, उन्हें आपके दस्तखत चाहिए। रफी साहब ने झट से बोला, तू कर दे। वास्तव में तब रफी साहब को अंग्रेजी में दस्तखत करना नहीं आता था। जैसे जैसे वो मशहूर होते गए, उन्होंने दस्तखत करने का बाकायदा अभ्यास किया ताकि वो अपने चाहने वालों को निराश न करें। उनके बेटे शाहिद रफी भी बताते हैं, वो दस्तखत के अभ्यास के लिए बहुत सारे कागज बर्बाद कर देते थे, लेकिन जब वो दस्तखत करने में थक गए तो एक पत्रकार ने उनके दस्तखत की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके दस्तखत सबसे सुंदर है। रफी साहब के जीवन का एक हंसमुख पहलू भी हुआ करता था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। मोहम्मद रफी के साथ कई शो करने वाली कृष्ण मुखर्जी बताती हैं, रफी स्टेज पर जाने से पहले अपना चांदी का कंगा निकालते और अपने गंजे सिर पर फिराते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराते थे। इसके बाद वो ठंडे दूध का एक गिलास पीते थे। स्टेज पर अपनी ऊर्जा देखते ही बनती थी। कैरम खेलने और दूध पीने का शौक काफी था। अपने खाली समय में मोहम्मद रफी साहब मेहंदी हसन और गुलाम अली की गजलें सुना करते थे। उनके बेटे शाहिद रफी बताते हैं, संडे को बच्चों के साथ कैरम और बैडमिंटन खेला करते थे।
उनको बॉक्सिंग मैच देखने का भी बहुत शौक था। अब्बा खाने के शौकीन थे और अक्सर लोगों को खाने पर बुलाया करते थे। उन्हें अम्मी के हाथ का खाना बनाया हुआ बहुत पसंद था। मोहम्मद रफ़ी अपनी पत्नी बिल्किस के साथ हॉल में ही सो जाया करते थे। ये उनकी आदत थी। मोहम्मद रफ़ी को हॉलीवुड की फिल्में देखने का शौक था। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी अपनी किताब में लिखती हैं, जब भी वो कोई हॉलीवुड फिल्म देखने बैठते थे, उनके बच्चे फिल्म की कहानी उन्हें पहले से ही बता देते थे। पीटर सेलर्स उनके पसंदीदा अभिनेता थे। उनकी फिल्म द पार्टी उन्हें बेहद पसंद थी। कभी कभी वो हॉल में भी फिल्म देखने जाते थे, लेकिन फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों के अंदर उन्हें नींद आ जाया करती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिर्फ 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी को दिल का दौरा पड़ा। उनकी पत्नी बिल्किस ने नोट किया कि उनकी उंगलियां नीली पड़ रही हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने जब उनकी जांच की तो पता चला कि रफ़ी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर है और वो पसीने से तरबतर हैं। कुछ ही मिनटों में अस्पताल से एम्बुलेंस आ गई, लेकिन रफ़ी ने जोर दिया कि वो अपनी गाड़ी से अस्पताल जाएंगे। उनको नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर पेसमेकर की व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए उन्हें बॉम्बे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने 1.25 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उनके शरीर में पेसमेकर लगाया। जब रफ़ी को होश आया तो उन्होंने अपने शरीर में लगे तमाम पाइप्स और ऑक्सीजन ड्रिप को हटाने की कोशिश की। जब उनकी बेटी नसरीन ने उनकी तरफ देखा तो मोहम्मद रफ़ी की आंखों में आंसू थे। रात 10:25 पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोदी ने बाहर आकर उनके परिवार वालों को बताया कि रफ़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय उनकी उम्र मात्र 55 साल की थी। भारतीय फिल्म उद्योग के इतिहास में पहली बार मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में 2 दिनों का शोक घोषित किया गया था। उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके और उनके दोस्त नौशाद ने कहा वो करोड़ों के लिए जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जिनके गानों के साथ उनका दिन शुरू होता था और जिनके नगमों के साथ ही उनकी रात ढलती थी। ऐसा हादसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 सुरों के सरगम से एक सुर कम हो गया है। अब सिर्फ 6 सुर ही बाकी रह गए हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।